जब भी कोई उससे उसके पिता के बारे में पूछता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सिर्फ इतना कहता है कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो थे। अगर वे आज भी उसी मोड़ पर खड़े होते तो दोबारा पानी में कूदकर अपने जवानों की जान ही बचाते। लेकिन अपने जवानों को अपनी जान से भी बढ़कर मानने वाले उस बिरले कमांडर ने बिना एक पल गंवाए फिर आदेश दिया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे ऊपर चढ़कर निकल जाओ, पनडुब्बी तक पहुंचो। उन्होंने फिरदौस के फौलादी कंधों पर पैर रखा, उनका सहारा लिया और एक एक करके पनडुब्बी के सुरक्षित डेक तक। तब एक सैनिक की पत्नी ने वही जवाब दिया जो जवाब सिर्फ एक सैनिक की पत्नी ही दे सकती। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर उन 6 जवानों में से एक भी शहीद हो जाता तो फिरदौस बच जाता, जो पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। ये पंक्तियां कुंवर नारायण की कविता अंतिम ऊंचाई की हैं, मगर ये एक वीर योद्धा की गाथा को हूबहू बयां करती हैं और उसके अदम्य साहस का प्रमाण देती हैं। ये उस दुर्लभ लेफ्टिनेंट कमांडर की कहानी है जिसकी शहादत के 1 दशक बाद भी वहां के प्रशिक्षण केंद्रों में नए वीरों को उनकी मिसाल दी जाती है। उनका बेटा 4 साल की उम्र से ही अपने पिता के अदम्य साहस की कहानियां अपने दोस्तों को सुनाते नहीं थकता और अपने पिता जैसा बनने का सपना दिन रात देखता है। हम बात कर रहे हैं उस जवान की जिसने अशांत समुद्र की लहरों के बीच खुद मानवीय पुल बनाकर मौत की आंखों में आंखें डालते हुए अपने साथियों की जान बचाई और हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मुगल थे। आज शौर्य गाथा में हम आपको इसी सूरवीर की अद्भुत गाथा से रूबरू कराएंगे। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। फिरदौस दराब शाह मुगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 15 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद के मुगल परिवार में जन्मे फिरदौस दराब शाह मुगल 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। श्री दराब शाह और श्रीमती आर्मीन के प्यार और अनुशासन की छांव में पले बढ़े फिरदौस को बचपन से ही निस्वार्थ सेवा और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के संस्कार मिले थे। मानिक जी कपूर स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनकी प्रतिभा, साहसी स्वभाव और नेतृत्व क्षमता खिलकर सामने आने लगी थी। वे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर गतिविधि में आगे रहते थे। मातृभूमि के प्रति यही जुनून, समर्पण और देश सेवा का अटूट संकल्प उन्हें 1992 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए तक ले गया। एनडीए के कठिन प्रशिक्षण ने उनके शरीर और इरादों को हिमालय की तरह अडिग बना दिया। 30 अगस्त 2010 की उस सुबह से ठीक 15 घंटे पहले मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। 211 फीट लंबी और 24 साल पुरानी पनडुब्बी आईएनएस शंकुश समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी थी। रवाना होने से कुछ घंटे पहले लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मुगल ने अपने 20 महीने के नन्हे बेटे यशान और पत्नी केरजीन के साथ रात का खाना खाया। 5 साल के वैवाहिक जीवन के बाद अब ऐसी विदाइयों में अल्फाज कम और खामोशी ज्यादा बोलने लगी थी। फिरदौस को कम से कम अगले 10 दिनों तक वापस नहीं आना था। घर के दरवाजे पर उन्हें गले लगाकर विदा करते हुए केरजीन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आखिरी मुलाकात होगी। फिरदौस अपनी ड्यूटी पर लौट आए। जेट्टी पर पनडुब्बी के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर मुरली का स्वागत करते हुए उन्होंने पूरे सैन्य अदब के साथ सल्यूट किया और कहा, सब तैयार है सर, हम रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 40 जवानों का यह क्रू वरुण नाम के प्रतिष्ठित वार्षिक युद्धाभ्यास के लिए निकल रहा था, जहां फ्रांसीसी नौसेना के युद्धपोतों के साथ
बिल्ली और चूहे का जानलेवा खेल खेला जाना था। आईएनएस शंकुश समुद्र की गहराइयों में उतर गई। डीजल इलेक्ट्रिक मोटरों की हल्की गूंज और संकरे गलियारों में जलती पीली रोशनी के बीच फिरदौस मोगल अपनी आंखों में सपने लिए समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ रहे थे। एनडीए पुणे के दिनों से ही फिरदौस के मन में सबमरीनर बनने की ऐसी दीवानगी थी कि जब एक साथी ने उनसे पूछा कि वे पनडुब्बी शाखा ही क्यों चुन रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इसके अलावा कुछ और कैसे करना चाह सकते हो। उनके लिए इस सपने को जीना ही उनकी जिंदगी थी। उधर मुंबई में अपने कमरे में उनकी पत्नी केरजीन बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अगले दिन सोमवार की सुबह जब वे उठी तो मन बेवजह ही बेहद भारी था। ऑफिस के लिए निकलते समय उनके दिल में रह रहकर एक अनजान सा डर उठ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर अरब सागर की लहरों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 30 अगस्त की सुबह आईएनएस शंकुश में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। बैटरियों से निकलने वाली जहरीली गैसों को बाहर निकालने वाला एग्जॉस्ट वाल्व लीक करने लगा था। अगर इसे तुरंत ठीक नहीं किया जाता तो पनडुब्बी के भीतर मौजूद 40 जवानों की सांसें घुट सकती थी। कमांडर मुरली ने बिना वक्त गवाए 1800 टन भारी शंकुश को समुद्र की सतह पर लाने का आदेश दिया। पानी से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें बेहद उग्र थीं। तब उन्होंने अपने सेकंड इन कमांड फिरदौस से पूछा कि क्या मरम्मत के लिए वापस बेस लौट जाना चाहिए। तो फिरदौस कुछ पल गंभीर होकर सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा, सर एक कोशिश करके देखते हैं। हम एक विदेशी नौसेना के साथ इतने प्रतिष्ठित युद्धाभ्यास के लिए जा रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी कमी के कारण हमारे देश या हमारी नौसेना का सिर झुके। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। राष्ट्र के स्वाभिमान और भारतीय नौसेना की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिया गया कि पहले मौके पर ही खराबी को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तय हुआ कि मरम्मत का काम 20 मिनट के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इंजीनियरिंग ऑफिसर 3 नौसैनिकों के साथ सुरक्षा रस्सियां बांधकर पनडुब्बी की बाहरी केसिंग पर उतर गए, लेकिन वॉल तक पहुंचने के लिए उन्हें मजबूरी में अपनी सुरक्षा पट्टियां खोलनी पड़ी। मरम्मत का काम लगभग पूरा होने वाला ही था कि समुद्र ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखा दिया। देखते ही देखते 15 फीट ऊंची एक विशाल लहर उठी और केसिंग पर खड़े तीनों जवानों को तिनकों की तरह उड़ा करके उफनते अरब सागर में फेंक दिया। पेरिस्कोपर टावर से यह भयावह दृश्य देखते ही फिरदौस ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और कंट्रोल रूम को सूचना दी, सर 3 जवान पानी में गिर गए। फिरदौस हमेशा से अपने जवानों को ही अपनी दुनिया मानते थे। उधर समुद्र की बेकाबू लहरें उन जवानों को हर पल पनडुब्बी से और दूर बहाए ले जा रही थी। हर बीतता सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। हालात की गंभीरता को समझते हुए फिरदौस ने बिना एक पल गंवाए ब्रिज की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, सर वक्त नहीं है, मैं खुद उनके पीछे जा रहा हूं। इतना कह करके वे नीचे उतर गए। नीचे पहुंचते ही उनकी नजर पनडुब्बी के किनारे लटके चौथे जवान पर पड़ी। वो उफनती लहरों के बीच किसी तरीके से अपनी सुरक्षा रस्सी पकड़े हुए था और उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था। फिरदौस ने लहरों से 2-2 हाथ करते हुए पूरी ताकत लगाई। उस घायल जवान को ऊपर खींचा, अपने कंधे का सहारा लिया और तुरंत कॉनिंग टावर के नीचे इलाज के लिए भिजवा दिया। एक साथी की जान बचाने के बाद उनकी नजर पानी में बह रहे बाकी 3 नौसैनिकों पर पड़ी। वे 2 गोताखोरों को साथ लेकर के पनडुब्बी की डोलती हुई केसिंग पर दौड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तीनों जवान 100 मीटर से भी ज्यादा दूर निकल चुके हैं और अब उन तक रस्सी फेंकना नामुमकिन है, तो फिरदौस ने एक पल भी सोचा नहीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे उफनते समुद्र में छलांग लगा दिया। उनके पीछे पीछे तीनों गोताखोर भी समुद्र में कूद पड़े। अब समुद्र की प्रचंड लहरों से 6 भारतीय नौसैनिकों के साथ जंग हो रही थी। उधर कमांडर मुरली ने बेहद सावधानी से पनडुब्बी के इंजनों को धीमी गति पर चालू किया और उसे जवानों की दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब पनडुब्बी फिरदौस के पास पहुंची तो इस जाबाज अधिकारी ने खुद को बचाने के बजाय दूर बह रहे अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा, पहले आगे बढ़ो, उन 3 जवानों को बचाओ जो अभी भी दूर बह रहे हैं। आदेश मिलते ही पनडुब्बी आगे बढ़ी और कुछ ही देर में तीनों जवानों को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। अब बारी थी फिरदौस और दोनों गोताखोरों को वापस लाने की, लेकिन
प्रकृति जैसे अभी उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी थी। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। प्रकृति जैसे हर पल फिरदौस की हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। पानी में उतरे हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे। लगातार संघर्ष, तेज लहरों और चोटों के कारण दोनों गोताखोरों की ताकत लगभग जवाब देने लगी थी। वे धीरे धीरे पनडुब्बी से दूर बहने लगे। ऐसे में फिरदौस ने पनडुब्बी से लटक रही रस्सी को मजबूती से थामा और बहते हुए दोनों जवानों की तरफ बढ़े। अगले ही पल उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना भी शायद ही कोई कर सकेगा। उन्होंने खुद को उफनती समुद्री लहरों के बीच एक मानवीय पुल की तरह तान दिया। वे पूरी ताकत से चिल्लाए, मेरे ऊपर चढ़कर निकल जाओ, पनडुब्बी तक पहुंचो। दोनों गोताखोर एक पल के लिए ठिठक गए। अपने अफसर का ऐसा त्याग देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने लगभग विनती करते हुए कहा कि सर, पहले आप ऊपर चढ़िए, हम संभाल लेंगे। लेकिन अपने जवानों को अपनी जान से भी बढ़कर मानने वाले उस बिरले कमांडर ने बिना एक पल गंवाए फिर आदेश दिया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे ऊपर चढ़कर निकल जाओ, पनडुब्बी तक पहुंचो। अभी एक आदेश था। जवानों को अपने अफसर की बात माननी ही थी। उन्होंने फिरदौस के फौलादी कंधों पर पैर रखा, उनका सहारा लिया और एक एक करके पनडुब्बी के सुरक्षित डेक तक पहुंच गए। कुछ मिनटों पहले तक जो 6 जवान मौत से लड़ रहे थे, अब वे सभी सुरक्षित थे। लेकिन अब समुद्र की उस अथाह गहराई में सिर्फ एक इंसान बचा था, लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल। जैसे ही फिरदौस ने खुद को समुद्र से बाहर खींचने की कोशिश की, प्रकृति ने एक और निर्मम वार किया। समुद्र की एक विशाल लहर ने 1800 टन वजनी आईएनएस संकुश को जोरदार झटका दिया। लोहे का वो विशाल ढांचा पूरी ताकत के साथ फिरदौस के सिर से टकराया। भयानक चोट, और अगले ही पल उनका शरीर खून से लथपथ होकर बेहोशी की हालत में वापस समुद्र में जा गिरा। बेहोश फिरदौस लहरों के साथ लगातार दूर बहते जा रहे थे। उन्हें बचाने के लिए 3 नौसैनिक बिना देर किए दोबारा उफनते समुद्र में कूद पड़े। उधर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर होते देख मुंबई स्थित आईएनएस शिकरा से तुरंत चेतक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और धुंध के बीच हेलीकॉप्टर किसी तरीके से घटनास्थल तक पहुंचा। बेहोश फिरदौस को स्ट्रेचर से बांध करके ऊपर खींच लिया गया, लेकिन तब तक वे गहरे कोमा में जा चुके थे। मुंबई के नौसेना अस्पताल आईएनएचएस अश्विनी में डॉक्टरों और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम फिरदौस की सांसें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। उधर मुंबई की सड़कों पर केरजीन अपनी गाड़ी बेतहाशा दौड़ाती हुई अस्पताल की ओर भाग रही थी। सुबह से जो अनजान बेचैनी उनके मन को कचोट रही थी, अब वही एक भयानक सच बनकर उनके सामने खड़ी थी। रास्ते में जब उन्होंने अपने साथियों को फोन किया तो शायद उनके दिल ने उसी पल सब कुछ समझ लिया था। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर के बाद डॉक्टरों ने लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल को मृत घोषित कर दिया। सिर में लगी गंभीर चोट इतनी भयावह थी कि उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। पूरी भारतीय नौसेना अपने इस जाबाज अधिकारी को खो चुकी थी। बाद में कमोडोर मोहित गुप्ता ने नम आंखों से कहा, एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर उन्हें पानी में कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। यह उनका अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और अपने साथियों के प्रति समर्पण था। उन्होंने अपनी ड्यूटी से कहीं बढ़कर 6 जवानों की जान बचाई। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा भी बाकी था। जब कमांडिंग ऑफिसर मुरली ने केरजीन से कहा कि अगर फिरदौस सबसे पहले खुद पनडुब्बी पर चढ़ जाते तो शायद आज जिंदा होते, तब एक सैनिक की पत्नी ने वही जवाब दिया जो जवाब सिर्फ एक सैनिक की पत्नी ही दे सकती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर उन 6 जवानों में से एक भी शहीद हो जाता और फिरदौस बच जाते तो वे पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते। वे कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने जवानों की हिफाजत करना। उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। अगर वे आज भी उसी मोड़ पर खड़े होते तो दोबारा पानी में कूदकर अपने जवानों की जान ही बचाते। यही एक सैनिक की असली पहचान होती है, जहां अपने जीवन से पहले उसे अपने साथियों की सांसों की चिंता होती है, जहां उसका पहला और आखिरी फर्ज सिर्फ अपना कर्तव्य होता है। जनवरी 2011 में राष्ट्रपति भवन में लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मुगल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उस दिन सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय नौसेना
गर्व से सिर उठाकर खड़ी थी। आज उनका बेटा यशान भी बड़ा हो चुका है। वो अपने पिता से जुड़ी हर कहानी, हर दस्तावेज और हर याद को बड़े गर्व से पढ़ता और संजो कर रखता है। जब भी कोई उससे उसके पिता के बारे में पूछता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सिर्फ इतना कहता है कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो थे। भारतीय नौसेना ने भी उनके इस अद्वितीय बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी स्मृति में सबमरीन सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स और नौसैनिक परिसरों का नाम उनके नाम पर रखा गया। लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, वे एक विचार थे, एक प्रेरणा थे और उस अदम्य जज्बे का नाम थे जो हमें सिखाता है कि अपने साथियों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है।